फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड, विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ जो भी बॉडी में पाए जा रहे हैं उन्हें एक साथ बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। सर्कुलेशन का मतलब जो भी तरल पदार्थ हैं या फ्लूइड हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसे सर्कुलेशन कहते हैं या ट्रांसपोर्ट भी इसे बोल सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। Also, the waste या harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue। यहाँ ये बता रहा है कि आप जानते हैं कि हर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि अगर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो प्रोसेस कैसे होंगी, और प्रोसेस जब सेल में होंगी नहीं तो एनर्जी निकलेगी कहाँ से, और जब एनर्जी नहीं निकलेगी तो जो हमारी बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगी। तो वही बता रहा है कि हर सेल को पहले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि एनर्जी मिल सके, और साथ ही साथ में सेल जब ये प्रोसेस करती है सारी तो उसी के दौरान कुछ वेस्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या हानिकारक होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। उन्हें कंटिन्यूसली यानी बराबर रिमूव करा जाता है कि ये जो हार्मफुल पदार्थ बने हैं वेस्ट, इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए हमें एक ना एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी, किसी ना किसी मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी। किस लिए ये मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी? इन सब्सटेंस को, ये जो वेस्ट पदार्थ हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में रहे तो हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ये वेस्ट पदार्थ जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज़्म पाई जाती, उसी मैकेनिज़्म को हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन। अब आगे बता रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी अलग अलग जो एनिमल हैं उनमें डिफरेंट मेथड पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी कीड़े हो गए, इंसेक्ट, उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए अदर मेथड पाया जाएगा। हम लोग हो गए ह्यूमंस, उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए अदर मेथड पाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए अदर ऑर्गन हो सकते हैं, अदर मेथड हो सकता है। तो वही बता रहा है कि जो डिफरेंट ग्रुप हैं एनिमल के उनमें डिफरेंट मेथड हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे हमें बता रहा है कि ब्लड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है, यानी जो कॉमनली यूज होने वाला फ्लूइड है वो ब्लड है। किसके लिए? हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट के लिए। हायर ऑर्गेनिज्म जो होंगे यानी जो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे ह्यूमंस, उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्ट कॉमन यूज होने वाला फ्लूइड कौन सा है? ब्लड। और साथ में कुछ अदर फ्लूइड भी पाए जाते हैं, लिम्फ, उनकी मदद से होता है ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसमें से ब्लड किस तरह का है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो सेल्स होती हैं, बहुत सी सेल्स जब मिल जाती हैं आपस में तो जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं टिश्यू। इसकी ये डिफिनेशन ये होती है कि ये सेल, जितनी भी सेल मिलेंगी आपस में, वो फंक्शनली और ओरिजिनली यानी उनकी ओरिजिन सेम होगी, यानी उत्पत्ति और कार्य समान होंगे। ऐसी सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू। अर्थात टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है? जिन ऐसी सेल का ग्रुप जिनकी उत्पत्ति और फंक्शन समान हो उसे टिश्यू कहते हैं।
उसमें से ब्लड किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो ब्लड है ये कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है एक प्लाज्मा और कुछ फॉर्मेड एलिमेंट होता है। फॉर्मेड एलिमेंट सेल्स होती हैं कुछ। ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया शॉर्ट सा, इसे लिख लेना, याद कर लेना, ये बड़े काम का है। देखो सबसे पहले बता रहा है ब्लड जो है उसमें 55% भाग प्लाज्मा होता है, यानी 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होती हैं। 55% प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? 55% प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है वाटर। 90 से 92% वाटर होता है। 6 से 8% प्रोटीन होता है और कुछ मात्रा में मिनरल्स होते हैं। यानी ब्लड का मेन कंपोजिशन क्या है? 55% प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा और 45% सेल। और फिर प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन और कुछ मात्रा में मिनरल्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं 6 to 8%, ये कई तरह की होती हैं। ये मेनली 3 तरह की होती हैं: फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्बुमिन्स। इन सारी प्रोटीन के अलग अलग काम होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजेन ये क्लॉटिंग में काम करता है, ब्लड का थक्का बनाने में काम करेगा फाइब्रिनोजेन। और वही प्रोटेक्शन में कौन काम करेगा? अगर शरीर में कोई बीमारी हो गई तो शरीर को बचाने में कौन काम करेगा? ग्लोब्यूलिन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है एल्बुमिन्स। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ये होता है कि शरीर में वाटर और आयन इनकी मात्रा को बराबर बनाए रखना, इसे ऑस्मोटिक बैलेंस बोल सकते हैं। तो क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन काम करेगी? फाइब्रिनोजेन। प्रोटेक्शन में ग्लोब्यूलिन्स और ऑस्मोटिक बैलेंस में एल्बुमिन्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्रोटीन के पीछे अगर जेन लगा होता है तो जेन का मतलब होता है वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, अभी उसे एक्टिव करना है। यानी फाइब्रिनोजेन जो है ये काम नहीं कर सकता है क्लॉटिंग का, इसे पहले कन्वर्ट करना होगा दूसरी फॉर्म में, फिर ये काम करेगा तुम्हारा क्लॉटिंग में। तो फाइब्रिनोजेन को सबसे पहले तो बदला जाता है फाइब्रिन में, फिर फाइब्रिन काम करता है क्लॉटिंग के लिए। अब इसे किस तरह से बदलेंगे वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप कंपोजिशन समझ गए। और 45% जो सेल्स हैं उसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की हमारी सेल होती हैं। फिर बता रहा है जो आपका प्लाज्मा होता है इसमें कुछ मात्रा सोडियम की भी होती है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। और एक बात याद रखना, सीरम क्या होता है? सीरम जो होता है प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग वाले फैक्टर नहीं पाए जाएं, यानी जो क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड का थक्का बनाते हैं, उन्हें हटा दो, बाकी जो बचा उसे कहेंगे सीरम। यानी प्लाज्मा में से माइनस कर दो क्लॉटिंग फैक्टर को, फिर जो आपको मिला वो होता है सीरम। अब हम देखेंगे कि ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, उनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स होता ही है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल्स पाई जाती हैं तो वो इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा, अगर सेल्स में सबसे ज़्यादा कोई पाई जाती हैं तो वो आरबीसी हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये कितनी होती हैं? ये 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती हैं, यानी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ये हो सकती हैं तुम्हारे ब्लड में। कितने ब्लड में? mm³ ब्लड में।
ये एक नाप है, जैसे केजी में नापा जाता है, लीटर में नापा जाता है, तो उसी प्रकार से ब्लड को नापा गया है mm³ में। इतने ब्लड में कितनी आरबीसी हो सकती? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन इतनी आरबीसी हो सकती हैं इतने ब्लड में। आरबीसी आपकी बनेगी कहाँ? ये बनेंगी रेड बोन मैरो, इसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। आपकी जो बोन होती है, मान लीजिए ये अगर बोन है तो इसके बीच में जो पार्ट होता है, ये ऐसे जो बोन होती है तो इसके बीच में ये जो खाली स्थान होता है, यहीं पे भरा होता है रेड बोन मैरो। इस खाली स्थान में बोन मैरो भरा होता है, यहीं से बनती हैं आपकी आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो में। और इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी आरबीसी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो कि मैमल्स में बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। बाई कॉनकेव शेप का मतलब होता है कि जो आपकी आरबीसी गोल नहीं होती एकदम, वो 2 तरफ से ऐसे धसी हुई होती है, ऐसे 2 तरफ से धसी हुई होगी, उसे कहेंगे बाई कॉनकेव। आरबीसी रेड कलर की होंगी। रेड कलर की क्यों होंगी? क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ये हो जाती हैं रेड कलर की। और हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होती है वो 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकती है 100 ml ब्लड में। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि रेड ब्लड सेल जो रेड होती हैं, आरबीसी जो रेड होंगी, वो किस लिए? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का लाइफ स्पेन मतलब कितने दिन जिंदा रहेंगी? 120 दिन का होता है। लाइफ स्पेन जो इनका है 120 दिन का होता है, यानी ये 120 दिन जिंदा रहती हैं। और इनका कब्रिस्तान, गार्वेज जो बोला जाता है वो स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन का नाम है, जैसे लंग्स, लीवर ऑर्गन का नाम है, उसी तरह स्प्लीन एक ऑर्गन का नाम है। आरबीसी जितनी भी होती हैं उन्हें यहीं आकर मरना होता है, यहीं आकर डिस्ट्रॉय होती हैं, तभी इसे बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। तो अब हम फटाक से आज सबसे पहले तो आरबीसी को रिवाइज करेंगे एक बार। आरबीसी सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? आरबीसी। कितनी होती हैं? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन mm³ ब्लड में। ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाई कॉनकेव इनका शेप होता है, रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और इनका लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होंगी? स्प्लीन में। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस होंगी, यानी इनका कोई कलर नहीं होगा क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होती है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है इसीलिए ये कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होगा। न्यूक्लियस इनके पास भी होगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, तो सब में न्यूक्लियस का नंबर अलग अलग होता है, तभी यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, आगे नंबर दिया जाएगा। इतना याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उनके पास न्यूक्लियस होता है। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? 6000 से 8000, यानी 6000 से 8000 mm³। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेल दी गई हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। ये यहाँ देखिए आपकी आरबीसी बनी है और ये आपकी डब्ल्यूबीसी हैं। डब्ल्यूबीसी कई टाइप की होती हैं, इतने टाइप की होती हैं। और ये आपकी प्लेटलेट्स बनी है। तो डब्ल्यूबीसी जो हैं, डब्ल्यूबीसी को मेनली 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ए ग्रेन्यूलोसाइट और ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब होता है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी या ऐसी सेल जिनके पास ग्रेन्यूल ना हो। ग्रेन्यूल का मतलब होता है दाने, यानी जो सेल आपकी होगी उसमें अगर दाने हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, तो उसे बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट। और अगर उसमें ग्रेन्यूल नहीं हैं
तो उसे बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ये डिफरेंट तरह की आरबीसी बनी है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट कौन होती है? जिनमें ग्रेन्यूल नहीं है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल नहीं है। इनमें देखिए दाने कहाँ हैं, दाने इनमें नहीं हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। और जबकि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे उनके पास दाने होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे। वो कौन कौन होती हैं? वो होती हैं यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की हो गई, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन आई? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स में यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब हर सेल के काम देख लेंगे फटाक से। यूसिनोफिल्स जो होती है वो एलर्जी में काम आती है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई एलर्जी हो गई तो उस समय कौन काम करेगी? सेल यूसिनोफिल्स, उस एलर्जी को सही करने के लिए। उसी तरह बेसोफिल्स कब काम करेगी? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी जब शरीर में किसी तरह की सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कोई पार्ट सूज जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तब कौन सी सेल काम करेंगी? बेसोफिल्स। उसी तरह आपकी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स होती हैं, ये फेगोसाइटिक होती हैं। फेगोसाइटिक का मतलब है अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया या अदर कोई हानिकारक चीज़ है तो उसे ये इंजेक्ट कर जाएंगी, खा जाएंगी। तो भक्षण करना यानी किसी चीज़ को खा जाना, तो भक्षण करना का काम किनका होता है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। अगर कोई सेल्स आ गई शरीर में हानिकारक तो उन्हें कौन भक्षण कर जाएंगी, खा जाएंगी? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। और शरीर की रक्षा कौन करेंगी? प्रोटेक्शन, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी जो अलग अलग तरह की हैं उनके सबके काम देख लिए। यूसिनोफिल्स एलर्जी, बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी सूजन वगैरह में काम करेंगी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक होंगी यानी भक्षण करेंगी, कोई हानिकारक चीज़ होंगी तो उन्हें खा जाएंगी, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो प्रोटेक्शन में काम आती हैं। आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फिर ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा ऑक्सीजन लेकर। तो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम कौन करती हैं? आरबीसी। और आरबीसी में कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन। और प्लेटलेट्स जो होंगी वो आपकी थक्का बनाने में काम करेंगी। यहाँ एक पॉइंट और नोट करने वाला है, जो आपकी बेसोफिल्स होती हैं उनसे एक पदार्थ निकलता है, उसे कहते हैं हिपेरिन। ये एंटी कोगुलेटिंग होता है। एंटी कोगुलेटिंग का मतलब होता है कि ब्लड जब हमारी उसमें वेंस में बह रहा है, ब्लड हमारी वेंस में बह रहा है यानी ब्लड पाइप में जब बह रहा है तो उस दौरान ना जम जाए, ब्लड इन पाइप के अंदर ही ना जम जाए, तो पाइप के अंदर जमने से रोकने के लिए जो पदार्थ पाया जाता है वो हिपेरिन पाया जाता है। अब थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में देख लेंगे, बस एंड हो जाएगा आज का सेक्शन। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख mm³ में। ये इतने ब्लड में इतनी प्लेटलेट्स हो सकती हैं। इनका काम है क्लॉटिंग करना। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो ब्लड का लॉस अधिक होता है बॉडी से, यानी थोड़ी भी चोट लग जाएगी तो लॉस जो होगा ब्लड का वो अधिक होगा। तो इसमें बस यही याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। और ये काम क्या करेंगी? क्लॉटिंग में।